किसी को भनक तक नहीं लगी। उसके बाद जिस स्थिति में ग्रीनलैंड को धमकाए जा रहे हैं, जिस तरह से ईरान को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, उन सबके बाद से अमेरिका का नजरिया दुनिया की नजर में बदल गया था। अमेरिका यह मानने लगा था कि अब मैं जिसको चाहूं कंट्रोल कर सकता हूं। वेनेजुएला का मामला आप सभी ने देखा, ग्रीनलैंड पर उनकी जो आक्रामक रवैया है वो आपने देखा। ऐसे में जब ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे थे कि आपके यहां पर जो भी प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को अगर किसी ने कुछ भी किया तो हम उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहे थे। ये आपने और हमने अपने पुराने सेशंस में देखा है। आज से 2 दिन पहले भी इनका एक मीडिया में ट्वीट काफी वायरल है, जिसमें इन्होंने कहा था कि हेल्प इज ऑन द वे, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मदद रास्ते में है। अर्थ निकाला गया कि ये हमला करने की बातें कर रहे हैं। तमाम प्रकार के ऐसे एविडेंस आए जिसमें अमेरिकी जो फोर्सेस हैं वो कतर के अंदर जो अल उदैद एयरबेस है वहां से उठते हुए दिखते हुए दिखाई दी कि चलो भाई यहां से निकल लो। हर देश अपने नागरिकों को अमेरिका के कहने पर ईरान से बाहर निकालता हुआ दिखाई दिया। अमेरिका लगातार इनके खिलाफ पूरी तरह से बयान करता हुआ दिखाई दिया। और तो और ईरान के जो पूर्व राजा रहे हैं उनके बेटे रजा पहलवी इस समय पर पूरी तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि चिंता मत करो प्रोटेस्टर्स, आपके ऊपर अमेरिका ने नजर बनाए हुए है, कुछ भी होने नहीं देंगे, आप प्रोटेस्ट करते रहिए, हम आपके साथ हैं। और इसी के चलते अमेरिका के समर्थन के चलते जो खमेनी के खिलाफ जनता है वो सड़कों पर काफी तेजी से उतरी हुई है और वो लगातार फ्री ईरान करके डिमांड कर रही है। और तो और उन प्रोटेस्टर्स को ईरान की सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा निशाना बनाया गया, जिससे लगभग 12,000 लोगों के मारे जाने की सुर्खियां हैं। हालांकि ये नंबर अलग अलग जगह पर अलग अलग है। अमेरिका खुद इन्हें 800 से 2,000 मानता है, इजराइल इन्हें 5,000 मानता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ईरान ने लगभग 12,000 प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी। इसके बाद ही ट्रंप से अपेक्षा की जा रही थी कि प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए ये आएंगे और यही कारण था कि तमाम प्रकार की ईरान से जाने वाली फ्लाइट्स रोक दी गई थी। हमारे अपने नागरिकों को वहां से निकलने की हिदायत दे दी थी। सुर्खियां तो ये तक थी कि भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के तमाम प्रयास कर रहा है। यूके, इंडिया, इटली, स्पेन अपने सिटीजन्स को वहां से तत्काल प्रभाव से छोड़ने का आह्वान कर रहे हैं। जो नागरिक हैं उन्हें ईरान से निकलवा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रदर्शनकारियों के बीच में आप भी चपेट में आ जाएं। 5,000 से ज्यादा ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। और तो और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करने आए तो कहीं आप भी उस निशाने पर ना हो, इसलिए आप वहां से निकलिए। इन तमाम चीजों के बीच में अभी सुर्खी ये निकल कर आती है कि ट्रंप ने ईरान को फोन करके कहा कि वो हमला नहीं कर रहे हैं। यह जानकारी ईरान के राजदूत जो पाकिस्तान में तैनात हैं उन्होंने बताया कि परसों ही रात को कॉल आ गया था तेहरान में और उन्होंने कहा कि यदि आप लोग प्रदर्शनकारियों के ऊपर अत्याचार बंद करते हैं और जो फांसी देने का प्लानिंग कर रहे थे उसे रोक देते हैं तो मैं आप पर हमला नहीं करूंगा। बस ऐसा कहते हुए हेडलाइंस बाहर आती हैं कि भाई ईरान के एनवॉय ने कह दिया है कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। इसके तुरंत बाद एयरलाइंस के लिए वो नो फ्लाई जोन बंद कर दिया जाता है, यानी खोल दिया जाता है। तमाम प्रकार के अपडेट्स आने लगते हैं। सवाल बनता है कि ट्रंप ने अचानक हमले की मना कैसे कर दिया और ये कैसे लग रहा है कि हमला नहीं होगा, क्या वो कारण हो सकते हैं। आज के सेशन में हम चर्चा इस बात की करेंगे जो अमेरिका पूरी दुनिया को बता चुका था कि वो ईरान पर हमला करने जा रहा है। सब तरफ से वर्ल्ड वाइड तैयारियां हो गई थी, बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई थी, चरम पर थी और इस बीच में अमेरिका ही ईरान को फोन करके कह देता है कि हम आप पर हमला करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। इसके क्या मतलब निकाले जाए और क्या वाकई में अमेरिका पीछे हट गया है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 उठाते हैं कि अमेरिकी हमले की जानकारी ईरान को स्पष्ट रूप से पहले से ही दी जा रही थी और ट्रंप ने कहा कि उनको महत्वपूर्ण स्रोतों से आश्वासन जब से मिला है कि आप लोग फांसी नहीं दे रहे हो, हम आप पर हमला नहीं करेंगे। ऐसे में यूएस की जो ट्रुप्स कतर छोड़ करके जा रही थी वो वापस लौटना शुरू हो जाती हैं। हेडलाइंस बनती हैं यूएस की जो ट्रुप्स कतर, मैं वापस से याद दिला दूं, वो यही अल उदैद है जिस पर ईरान ने हमले करने की कहा था कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम कतर में, सऊदी में, जहां जहां पर भी अमेरिकी ठिकाने हैं उन सबको नुकसान पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने अपना एयर स्पेस वापस से खोल दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बना कि क्या अमेरिका पीछे हट गया है, क्या अमेरिका ने इनके सहयोगी देशों की वजह से या ईरान की तरफ से कोई प्रेशर टेक्निक अपनाई गई जिससे पीछे हट गया है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि आप सभी को मैंने पिछले लेक्चर में भी एक जानकारी दी थी और कहा था कि गल्फ कंट्री लगातार अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप ईरान पर कोई एक्शन मत लीजिएगा। गल्फ कंट्रीज बार बार ट्रंप को चेता रहे हैं कि सर अभी माहौल सही नहीं है, अगर आपने ईरान पर कोई भी एक्शन लिया तो पूरी तरह से अस्थिरता पनप जाएगी, क्योंकि ईरान की लोकेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बैठी है। अगर गल्फ काउंसिल के मेंबर्स जो राष्ट्र हैं वो कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर होता है। अगर ईरान पर हमला होता है
तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बाधित होगी और उसके बाधित होने से एक्सपोर्ट बाधित होगा। और ऐसा पहले भी हुआ जगह इन्होंने तरीका अपनाया। तरीका यह अपनाया, असल मायने में ईरान का बॉर्डर साझा होता है इराक के साथ, और इराक में भी शिया मुसलमान प्रचुरता से पाए जाते हैं। ईरान भी शिया मुसलमानों का गढ़ है। ऐसे में यहां से, इराक से अपने समर्थकों को, या फिर जो ये कहिए कि शिया मिलिशिया हैं, उन्हें बुलाने का ईरान ने आदेश दिया। और हुआ ये कि इराक से बड़ी मात्रा में प्रोटेस्टर्स को खत्म करने के लिए भाड़े के लोग बुलाए गए, और उन भाड़े के लोगों को बुलाने के लिए बकायदा 50 से अधिक बसेस गई, जो ब्लैक शर्ट में लगभग 50-50 लोगों को लेकर आई बॉर्डर एरिया से। वो सब की सब एक जैसे दिख रहे थे। यहां से $600 प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें प्रति मंथ के हिसाब से उन्हें लाया गया। ये वो लोग थे जो इराक की खराब अर्थव्यवस्था के चलते बेरोजगार थे और ईरान में जो रेवोल्यूशन हो रहा है, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसको बचाना चाहते थे। जिन्हें ये अमेरिका से नफरत है, ये वो लोग थे जिन्हें जियोनिस्ट रेजाइम से नफरत है, जो नहीं चाहते कि इजराइल के कहने पर अमेरिका ऐसी हरकतें करे। ये लोग बड़ी मात्रा में भर भर कर यहां से निकलते हैं। कुछ तस्वीरें आती हैं यहां पर, पहले मतलब हमले के जो विमान है वो हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें भर करके जाते हुए लोग दिखाई देते हैं। किस प्रकार से यहां पर सैनिक जा रहे हैं, तस्वीरों में दिखाई देते हैं कि ये सब लोग बदल बदल के वेशभूषा, सेना के रूप में नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाकर दिखाने ये गए हैं कि हम धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में एंट्री करते हैं। उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को भीड़ में घुस करके मार देना। ये नंबर वाकई में हजारों में है। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं? हाल ही में फॉक्स न्यूज जो अमेरिकी चैनल है, उसने ईरान के विदेश मंत्री से यह सवाल किया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हजारों में नहीं, सैकड़ों की संख्या के अंदर प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और उनके नंबर हम जल्दी ही बाहर कर देंगे। आज ही सुबह की बात है। इसका मतलब ईरान खुद ये मानता है कि प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, और ट्रंप चूंकि इस तरह से जो ईरान की टैक्टिक्स हैं उनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गोला सही में मारे कहां। क्योंकि प्रदर्शनकारी दो तरह के हैं, प्रो गवर्नमेंट भी हैं और एंटी गवर्नमेंट भी हैं। जो एंटी गवर्नमेंट हैं उन्हें ईरान भी मरवा रहा है, लेकिन जो प्रो गवर्नमेंट खड़े हुए हैं वो इतनी बल्क और बहुतायत में है, जो कि ईरानियन सिविलियन अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। अगर अमेरिका के किसी बॉम्ब से उन लोगों की जान चली जाती है तो पूरा पूरा सेंटिमेंट एंटी अमेरिका हो जाएगा और अमेरिका बहुत पिछड़ जाएगा। इसी चलते ट्रंप को दिक्कत यह हो रही है कि मैं बॉम्ब मारूं कहां, क्योंकि तेहरान में अगर बॉम्ब मारने जाता हूं तो वहां दोनों तरह के लोग हैं, और यही कारण है कि लोग ट्रंप को बुलाने वाले भी परेशान हैं कि गोला पड़ेगा कहां, और बिना गोला पड़े ये कुछ कर नहीं सकते। इसी के चलते इजराइल तक ने अमेरिका को यह समझाया कि आपने जो वेनेजुएला में किया, पूरे समय शांति से देखते रहे चीजें, मादुरो को उठाकर ले आए, कुछ ऐसा सॉफ्ट ऑपरेशन आप प्लान करिए ईरान के अंदर, वहां पर सत्ता परिवर्तन करवाइए, वहां पर लोगों के अंदर क्रांति ले आइए, मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपनाइए। जैसे हाल ही में ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% एडिशनल टैरिफ आपने अनाउंस किया है, वैसा ही कुछ कर दीजिए। और ऐसा करते हुए अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से 18 ऐसे लोग जो शैडो फ्लीट्स के थ्रू ईरान का तेल बिकवा रहे थे, शैडो बैंक्स के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर रहे थे, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग एक प्रश्न के साथ तो बैठे होंगे कि ईरान पर इतने प्रतिबंध हैं, पैसा कहां से आता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब वो वाला केस हुआ था, जब ईरान से वेनेजुएला एक जहाज जा रहा था बेला 1 करके, जिसे फिर रशिया की तरफ जाना पड़ा और अमेरिकियों ने जिसको जब्त कर लिया था। तो ईरान, वेनेजुएला और रूस मिलकर के अपने तेल को मार्केट में बिकवा रहे थे, और फेसेस के थ्रू और लोगों के नाम के थ्रू, और उस पैसे को किन्हीं और रास्तों से होकर ईरान तक पहुंचाया जा रहा था। तो अमेरिका ने ऐसे 18 बड़ी फर्म रिकॉग्नाइज की हैं जो शैडो बैंकिंग के माध्यम से ईरान का तेल बिकवाकर पैसे को ईरान तक पहुंचा रही थी। तो अमेरिका ने उन्हें रिकॉग्नाइज करके उन्हें पाबंद किया है कि बेटा तुम अब अमेरिका में व्यापार नहीं कर पाओगे। इससे और ज्यादा प्रेशर खड़ा होगा, या कहिए कि ईरान का तेल भी नहीं बिकेगा। तो वो वही करते हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, सारे ऑप्शंस टेबल पर रखे हैं। ट्रंप हर घटना को पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं। अब वो क्या चाहेंगे वो वही जाने। लेकिन ट्रंप के पुराने जानकारों का भी यही कहना है कि ट्रंप अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल दिखाना चाहते हैं, कि वो पूरी दुनिया को माहौल बना करके भी कि मैं ये कर रहा हूं, लेकिन आप ये कैलकुलेट मत करो कि मैं किस दिन करूंगा। बस इसके साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो भी हो, अभी भी अमेरिका के ये जो फाइटर जेट्स को कैरी करने वाले जहाज हैं, ये यात्रा पर निकले हुए हैं टुवर्ड्स ईरान, और ये युद्धपोत सब संभवतः समय लेकर के ईरान पहुंचेंगे, क्योंकि बेसिस के थ्रू हमला करना अमेरिका के लिए मुश्किल है, क्योंकि रिटेलिएशन उन्हीं देशों पर हो सकता है। इसलिए युद्धपोत से होकर ईरान पर हो सकता है आने वाले समय में हमले कराए जाएं। ये था अपडेट, और ये अपडेट आप लोगों के लिए इसलिए लाया गया क्योंकि आप में से भी बहुत सारे साथी कल के हमारे सेशन के बाद लगातार इस इंतजार में थे कि आज हमले की कोई अपडेट क्यों नहीं आई। तो ऐसे में कौन से प्रेशर